दोस्तों, चलिए थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर को हल्का सा कम कर दीजिए। मैं आज फिर आया हूँ खोलने आपके दिल का वो वाला कोना जहाँ कुछ पुरानी यादें अब भी छुपी बैठी होंगी, और उन्हीं यादों से निकलेगी आज की कहानी, पीली रोशनी वाली गली। उस रात मुंबई में तेज़ बारिश हो रही थी। मरीन ड्राइव की सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट पानी में डूबकर जैसे दो अलग दुनिया बना रही थी। आरव यानी कि मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा, खिड़की से गिरती हुई बूंदों को उंगलियों के सहारे अपनी हथेलियों में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने रेडियो चालू किया और एक पुराना गाना बजा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस गाने की एक पूरी दुनिया थी जो सिर्फ मेरी थी। टैक्सी जू सिग्नल पर रुकी और मैंने फुटपाथ पर एक छोटी सी चाय की टपरी देखी जो रोशन थी पीली रोशनी वाले बल्ब से, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे शहर रेवा की एक गली में हुआ करता था। और इस चाय की टपरी को देखते ही मुंबई आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाने लगा, और जब धुंध हटी तो मैं पहुंच चुका था 7 साल पहले रेवा की उसी गली के सामने जो हमेशा शाम को पीली रोशनी से भर जाती थी। बल्ब इतना कमज़ोर होता था कि रोशनी से ज़्यादा साए बना देता था। मैं तब कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। शाम को कोचिंग से वापस आते वक्त मैं हमेशा उसी गली से गुजरता था। सिर्फ एक वजह, गली के कोने पे एक पुरानी स्टेशनरी शॉप थी, गुप्ता बुक डेपो, और उस शॉप में होती थी मीरा। मीरा को पहली बार मैंने तब देखा था जब वो दुकान के बाहर खड़ी नोटबुक्स को प्लास्टिक कवर चढ़ा रही थी। बालों की लटों से सजा हुआ खूबसूरत सा चेहरा, बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, तेज नुकीला नाक, सुनहरे बालों से सजी बड़ी सी चोटी ठीक कमर तक आती, जिसमें मोगरे के फूलों का गजरा होता था। और बोली बोली तो इतनी मीठी जैसे सुबह के शांत वातावरण में कोई कोयल चहक रही हो। उसकी कलाइयों पर खनकती चूड़ियाँ ऐसे लगती थी जैसे रंग और संगीत एक साथ उसके हाथों में सज गए हों। कितनी कॉफ़ी चाहिए? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। मैंने कुछ सेकंड लिए। एक नहीं नहीं नहीं, दो दो। मीरा ने पहली बार ऊपर देखा। हमारी नज़रें टकराईं। उसकी कत्थई आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, और पहली ही नज़र में मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कहीं खो सा गया हूँ। मैं उसकी आंखों से नज़र हटा ही नहीं पाया, या सच कहूँ तो हटाना चाहता भी नहीं था। उस दिन के बाद मैं हर दूसरे दिन कुछ न कुछ खरीदने लगा, कभी पेन तो कभी रजिस्टर, और कभी बस एक छोटा सा इरेज़र। एक दिन मीरा मुस्कुरा कर बोली, तुम पढ़ाई ज़्यादा करते हो या स्टेशनरी कलेक्टर हो? मैं थोड़ा सा शर्मा गया। पढ़ाई शायद, मैंने कहा। मीरा हंसी, और उस हंसी में एक ऐसी मिठास थी जैसे तेज़ बारिश के बीच अचानक से कहीं से साफ पानी का झरना बहने लगा हो। धीरे धीरे स्टेशनरी की बातें चाय तक पहुंच गई। गुप्ता जी शाम को शॉप बंद होने के बाद दोनों को स्टील के गिलास में गर्मा गर्म चाय पिलाते। उस चाय के गिलास की और मीरा के साथ की गर्माहट दिल के कोने कोने में मीठी सी दस्तक दे जाती। मीरा को कहानियाँ सुनना पसंद था और मुझे कहानियाँ सुनाना।
एक दिन मैं मुंबई जाऊंगा, मैंने एक शाम मीरा से कहा। सब लोग जाते हैं, फिर लौटकर कहानी बन जाते हैं, मीरा ने जवाब दिया। तुम नहीं जाओगी कभी? मैंने पूछा। मीरा ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे लगता है कुछ लोग जगह नहीं बदलते, वो जगह को जिंदा रखते हैं। उस बात का मतलब मुझे तभी समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे जहन में वो बात रह गई थी। फिर वो दिन आ गया जब मेरा मुंबई के कॉलेज में एडमिशन हो गया। घर में सब खुश थे। पापा मिठाई बांट रहे थे, माँ कपड़े पैक कर रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोग माँ पापा को बधाई दे रहे थे। पर मैं खुश नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जितना अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूँ, उतना ही खुद से दूर हो रहा हूँ। मेरे सपने सामने थे, पर मेरी दुनिया तो जैसे पीछे छूट रही थी, मीरा के पास। मेरा मन बार बार उस पीली रोशनी वाली गली में भटक रहा था। मैंने सोचा मीरा को बताना ज़रूरी है। शाम को मीरा को मिलने मैं दुकान गया। मीरा रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। मैं मुंबई जा रहा हूँ अगले हफ्ते, मैंने उदास आवाज़ में कहा। मेरे गले में एक कांटा सा चुभ गया, मानो वो शहर जिसका सपना मैं सालों से देख रहा था अब एक पिंजरे जैसा लगने लगा हो। मैंने उसकी तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद वो कह दे कि मत जाओ ना, पर शायद मेरे कानों ने वो सुनना चाहा जो उसने कभी कहा ही नहीं। मीरा का पेन एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने नजरें नहीं उठाई, पर रजिस्टर के पन्नों पर उसकी उंगलियों की पकड़ थोड़ी सख्त हो गई थी। शायद वो हिसाब भूल गई थी, या शायद वो उस अगले हफ्ते को अपने दिल में रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने रजिस्टर पर झुके झुके ही एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को बिखरने से रोक रही हो। फिर अपने आप को समेटते हुए नॉर्मल आवाज में बोली, अच्छा है, बड़े सपने वहीं पूरे होते हैं। तुम मिलोगी मुझे स्टेशन पर? मैंने धीरे से पूछा, जैसे मैं उसे स्टेशन पर मिलने का नहीं, बल्कि रुक जाने की एक आखिरी वजह मांग रहा हूँ। मेरी सांसें बार बार अटक रही थी, इस डर में कि कहीं वो ना कह दे। मीरा अपनी नज़रें उस पुराने रजिस्टर पे गड़ाए थी, जैसे वो मेरे चेहरे की उदासी देखने की हिम्मत न जुटा पा रही हो। या शायद उसे डर था कि अगर एक बार मेरी आंखों में देख लेगी तो बरसों से संभाली हुई उसकी वो मजबूती एक पल में बिखर जाएगी। वो मुझसे नहीं, बल्कि खुद से लड़ रही थी शायद। दुकान बंद नहीं होती शाम को, बस इतना बोली। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ, कुछ खामोशियां चीखों से भी ज़्यादा दर्द देती हैं। हमें लगता है कि कहना मुश्किल है, पर सच तो ये है कि किसी से वो बात सुनना जो हम सुनना नहीं चाहते, उससे भी ज़्यादा जानलेवा होता है। उसका ना कहना मुझे अंदर से खाली कर गया। अगले हफ्ते मैं अपने सफ़र पर निकल पड़ा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और मेरा शहर छोटा होता गया। मैंने भीड़ में हर चेहरा ढूंढा, पर वो नहीं आई। शायद दुकान सच में बंद नहीं हुई थी, या शायद वो मुझे कमज़ोर होते हुए नहीं देखना चाहती थी। मुंबई ने मुझे पहले अकेलापन सिखाया और फिर धीरे धीरे बदल दिया। कॉलेज, इंटर्नशिप, जॉब, डेडलाइंस, मीटिंग्स, ज़िंदगी बस जैसे एक स्प्रेडशीट बन गई जिसमें टारगेट तो पूरे हो रहे थे, पर इमोशंस के लिए कोई कॉलम नहीं होता था। मैं वही भीड़ का हिस्सा बन गया जिसे मैं कभी स्टेशन से देखा करता था।
कभी कभी मैं रेवा फ़ोन करता, पर हर बार एक डर रहता था कि कहीं वो आवाज़ सुनते ही मेरा नया शहर कांच की तरह टूट ना जाए। पर मीरा से बात कभी हो नहीं पाती थी। गुप्ता जी कहते थे, वो बिज़ी है बेटा, दुकान पे बहुत भीड़ है और घर पे जिम्मेदारी। मैं समझ रहा था वो मुझसे दूरी बना रही थी। समय एक छुपा हुआ चोर होता है। वो यादें नहीं चुराता, बस उन्हें धुंधला कर देता है। वही पीली रोशनी वाली गली अब सिर्फ एक पुराना ख्वाब लगने लगी थी, जो सुबह की मीटिंग से पहले कहीं गायब हो जाती थी। टैक्सी का हॉर्न मुझे वापस मुंबई ले आया। सिग्नल ग्रीन हो गया था। मैंने अचानक ड्राइवर से कहा, भैया यहीं रोक दीजिए। मैं बारिश में भीगते हुए चाय की टपरी तक गया। उसी पीली रोशनी के बल्ब के नीचे, जहाँ मेरी आंखें मीरा के वजूद को उसी रोशनी में ढूंढ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सालों पहले स्टेशन पर ढूंढ रहा था। एक कटिंग चाय, मैंने कहा। चाय वाले ने ग्लास पकड़ाया। गरम चाय की भाप उठी और उस भाप में मुझे मीरा का चेहरा नजर आया। मैंने बिना सोचे गूगल खोला और सर्च किया, गुप्ता बुक डेपो रेवा, शॉप परमानेंटली क्लोज्ड लिखा था। मेरे दिल में जैसे किसी ने धीरे से एक पुरानी सी किताब बंद कर दी हो। परमानेंटली क्लोज्ड सिर्फ एक दुकान का स्टेटस नहीं था, वो मेरी हर उस अधूरी बात का दी एंड था जो मैं सालों से अपने दिल में लेकर घूम रहा था। मैंने एक घूंट चाय पी और ख्याल आया कि कुछ सपने मुंबई में पूरे हो जाते हैं और कुछ सपने किसी की यादों के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। 2 हफ्ते बाद मैं अचानक रेवा पहुंच गया, ठीक उसी गली के मोड़ पर। गली वैसी ही थी। पीली रोशनी वाला वो पुराना बल्ब अब सफ़ेद एलईडी बन चुका था। रोशनी तो ज़्यादा थी, पर उस उजाले में पहले जैसी कहानियां नहीं दिख रही थी। लग रहा था जैसे उस सफ़ेद रोशनी ने सारे पुराने राज धो दिए हों। गुप्ता बुक डिपो की जगह एक मोबाइल शॉप थी। मैं अंदर जाकर शॉप ओनर से मिला। ओनर ने कहा, गुप्ता जी 2 साल पहले गुजर गए और उनकी बेटी शादी करके जबलपुर चली गई। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। शादी, ये शब्द सुन के ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी किताब का कोई आखिरी पन्ना फाड़ दिया हो। मैं बाहर निकल आया और गली के कोने पर खड़ा हो गया। हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे मैं वक्त के रुख को मोड़ने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं उस भीड़ और शोर से भागकर उस पुरानी खामोशी में लौटना चाहता था, जहां मीरा की सांसें मेरे साथ इतने करीब थी। और तब उसी चोरी की आवाज़ सुनाई दी। स्टील के ग्लास की गर्माहट महसूस हुई। मीरा की आवाज़, सब लोग जाते हैं फिर लौटकर कहानी बन जाते हैं, मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरी आंखों ने खुद से लड़ाई करते हुए आखिरकार हार मान ली और पलकों की हिम्मत टूट गई। आंसू निकलकर बारिश के पानी में ऐसे घुल गए जैसे उनका अपना कोई वजूद ही ना हो। बिल्कुल मेरी उस कहानी की तरह जो शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गई और जिसका कोई गवाह भी नहीं बचा था। मैंने उस गली को आखिरी बार मुड़कर देखा, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वहीं छोड़कर जा रहा हूँ। वो सफ़ेद एलईडी रोशनी मुझे बता रही थी कि वक्त आगे बढ़ चुका है, पर शायद मैं आगे न बढ़ पाऊँ। कुछ जगह छोड़ दी जाती है ताकि वो यादों में हमेशा वैसी ही रह सके। अगर मैं वहाँ रुक जाता तो शायद ये कहानी कभी बुनी ही नहीं जाती। मैं वापस मुंबई लौट आया।
मैंने अपने घर की बालकनी में एक छोटा सा पीली रोशनी वाला बल्ब लगा लिया। हर शाम मैं उस रोशनी में बैठकर स्टील के गिलास में चाय पीता और लैपटॉप पर कहानियाँ लिखता। मेरी हर कहानी में एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप होती, एक प्यारी सी लड़की जिसके हाथ में प्लास्टिक कवर होता और उसकी चूड़ी की हल्की सी आवाज़। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी से ज़रूर चले जाते हैं, पर कहानी बनकर रह जाते हैं दिल के वो वाले कोने में जहाँ वक्त की धूल उन्हें छू भी नहीं सकती। और शायद कहानियाँ ही वो जगह बन जाती है जहाँ हम उन लोगों से दोबारा मिल पाते हैं, बिना किसी गुडबाय के। वहाँ कोई स्टेशन नहीं होता, ना आंखों से ओझल होता हुआ कोई प्लेटफॉर्म। बस एक पीली रोशनी होती है और कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार। बस कहानी के इस मोड़ से अगली कहानी तक।